गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चे जल्दी से एक बार आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल था संडे तो काफ़ी बच्चों ने आराम किया होगा और आज बिल्कुल तैयार होंगे नए तरीके से इस हफ्ते में पढ़ने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से आ जाइए। अपने सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सभी को बता दीजिए कि क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। आ जाइए सभी बच्चे एक बार। और आज का जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो आज की क्लास हम लोगों की रहेगी पाचन तंत्र के ऊपर कि पाचन तंत्र क्या है, किस तरीके का है, कौन सी क्रियाएं यानी कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे इस सिस्टम के अंदर होती हैं और साथ में ही ऐसे कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बनाते हैं और साथ में ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो कि डाइजेशन में यानी पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइए। नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग। और क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। तो फटाफट से आप लोग नोटबुक में अपने नोट करेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। अब पाचन तंत्र के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले हमको यह यहाँ पर समझना होगा कि जो पाचन तंत्र होता है वह होता क्या है। अगर आप पाचन के बारे में बात करते हैं तो पाचन क्या होता है, क्या होता है पाचन। तो सभी को ये लगता है कि जब कभी भी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया हमने, खाने को पचा लिया हमने, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेश होने के लिए चले गए और यही क्या है, पाचन है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो पाचन तंत्र के अंतर्गत इसके अंदर हम लोग 5 स्टेप को देखते हैं। 5 स्टेप्स यानी 5 चरणों में यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है हमारी वह होती है। और वो जो स्टेप हैं वह कौन कौन से हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। एक बार सभी बच्चे मुझे ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। चलो मैं खुद चेक कर लेती हूँ एक बार, और आप सभी बच्चे एक बार ज़रूर मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। चलो हाँ, सैटरडे वाला जो पीडीएफ है बेटा वो शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा, टाइप होने के लिए गया है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि बुक फॉर्म में आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बुक फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर आज की क्लास को। तो पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र में 5 स्टेप यानी कि 5 जगत इसके अंदर यहाँ पर आते हैं, और यानी 5 स्टेप इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। और वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आएगा यहाँ पर इजेशन। वैसे मैंने स्लाइड में अलग से लिखा भी हुआ है, मैं आप लोगों को वहीं से डायरेक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो डाइजेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाइजेशन में जो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वह क्या आता है, यहाँ पर इजेशन, यहाँ पर पहला पॉइंट आता है। इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इजेशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, यानी अंतर्ग्रहण इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन करने का जिसको हम सभी पाचन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका एब्जॉर्प्शन जिसको अवशोषण कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण जिसको कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर इजेशन जिसको मल त्याग यहाँ पर कहा जाता है। और इसी को बहुत सारी पुस्तकों में इंग्लिश में डिफेसिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, पर मतलब वही है, मल त्याग करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं और इनका क्या यहाँ पर मतलब होता है। तो सबसे पहले जब पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे तो पहला स्टेप है हमारा इजेशन जिसको हम सभी अंतर्ग्रहण यहाँ पर कह रहे हैं। क्या होता है अंतर्ग्रहण, क्या होता है इंजेशन। तो आप लोग को समझना होगा इंजेशन का मतलब होता है कि जब आप भोजन को अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया, आपने जैसे ही मुंह में रखा
वैसे ही वह भोजन, वह जो फूड है, जो खाना है, वह आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर गया और उसी को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, इंजेक्शन, सभी ने सुना है, लगवाया भी होगा सभी ने, है ना, ठीक है। तो इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं या वैक्सीनेशन, टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं, तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि बाहर से जो मेडिसिन है, जो लिक्विड है, वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है, अंदर की तरफ प्रवेश कराया जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप फूड खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो वह क्या हो गया आपका यहाँ पर इजेशन कहलाता है, अंतर्ग्रहण वह यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो आपने भोजन खाया, आपने पानी पिया, तो वो क्या हो गया आपका इजेशन, यानी अंतर्ग्रहण यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ गई है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। वीडियो नहीं चल रही है? नहीं बेटा, वीडियो एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, इसलिए मैंने पता यहाँ पे अपने फ़ोन पे भी ओपन करके रखा है। अगर नहीं चल रही है तो एक बार एग्जिट हो जाओ, दोबारा से एप्लीकेशन को ऑन करो, अपने आप वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है डाइजेशन, यानी कि पाचन। अब जो कुछ भी आप लोग खा रहे हैं उसका पचना जरूरी है, पाचन जरूरी है। तो पाचन का सही मतलब क्या होता है? पाचन का सही मतलब होता है कि जो भी फूड आपने खाया, जो भी भोजन आपने यहाँ पर किया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बदल जाए, यानी कि बहुत ही जटिल पदार्थ आप खा रहे हो वो सिंपलर फॉर्म में बदल जाए। अब जैसे कि आज आलू के पराठे खाए किसी ने दलिया खाया, किसी ने सिंपल चावल खा लिया, किसी ने रोटी खा ली, पराठे खा लिए, या फिर किसी ने बर्गर खाया, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने खाना खाया, क्या आपकी बॉडी यह जानती है कि बर्गर क्या होता है, कढ़ी चावल क्या होता है, आलू के पराठे क्या होते हैं, खिचड़ी दलिया क्या होता है, सिंपल दाल चावल क्या होता है? नहीं, आपका बॉडी यह जानता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, फैट क्या होता है, पानी यानी वाटर, जल क्या होता है ना, मिनरल्स क्या होते हैं, यही आपका शरीर यहाँ पर जानता है। वो ये थोड़ी जानता है कि तुमने दाल भात चावल खाया है या तुमने कुछ और खाया है, उनको तो इन सब पदार्थों से मतलब है ना, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी भोजन खाया उसको सिंपलर फॉर्म में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट यानी वसा, और इन सभी पदार्थों में तोड़ने का काम जब होगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम यहाँ पर होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन यहाँ पर कहते हैं। अब एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन हमें लगता है कि हमारे पेट में हो रहा होगा। अब पेट तो इतना बड़ा हिस्सा है, अगर आप एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बात करते हो, पेट के बारे में, उदर के बारे में बात करते हो, तो उसके अंदर तो आपका आमाशय यानी स्टमक भी आता है, लीवर भी आता है, छोटी आंत बड़ी आंत भी आती है, पित्ताशय भी आता है, किडनी भी आती है, कितना कुछ अंग वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आप डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो बच्चे सोचते हैं कि भाई डाइजेशन आमाशय यानी स्टमक में हो रहा होगा या फिर छोटी आंत बड़ी आंत में हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही आपने अपने खाने का निवाला, है ना, जैसे आपने ग्रास अपने मुंह में रखा, जैसे ही भोजन आपने अपने मुंह में रखा, वैसे ही डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, वैसे ही पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि भोजन का जो पाचन है वो आपके मुंह से, आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी खाया वो आपके माउथ यानी मुंह से ही शुरू हो गया, और जब तक कि भोजन मल बन के, मतलब कुछ भोजन तो हमारे शरीर में लग जाएंगे, अधिकतर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, फैट हो, वाटर हो, वो सब तो हमारे शरीर को आवश्यक है ही। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना वेस्ट मटेरियल जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो मल बन के वो बाहर निकल जाएगा। फीकल मटेरियल यानी कि सुबह सुबह आप फ्रेश होने के लिए जाते हो तो बाहर निकाल दिया आपने, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक उसका डाइजेशन आपके शरीर में होता रहता है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपने भोजन खाया वैसे ही मुंह में ही पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है।
तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, शब्दों को ध्यान रखो, कहाँ से शुरू हो जाता है, तब आप सभी यहाँ पे आंसर करेंगे कि माउथ, मुंह से ही शुरू हो जाता है। और किसका पाचन, मैंने इतना सब कुछ बताया ना, किसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो आंसर करना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब आपने जो कुछ भी स्टार्च खाया है वो माल्टोज में बदलता है, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और सबसे पहले किसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, तो आंसर करना कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोटीन, नहीं बेटा, प्रोटीन का जो पहली बार डाइजेशन होता है, जो पहली बार पाचन होता है, वो हमारे अगर आप बात करते हो स्टमक, जो हमारा अमाशय है, वहां पर पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो आपको आंसर करना है मुंह में शुरू होता है, माउथ में शुरू होता है। जो हमारा सलाइवा होता है ना, लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन यहाँ पे करता है। पर अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, वो अब कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आपको यहाँ पे स्टेप क्या देखना है कि डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है हमारे मुंह में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? फारूक, बिल्कुल आपका यहाँ पर बायोलॉजी चैप्टर वाइज ही चल रहा है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आज हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो होगा अब अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का क्या यहाँ पर मतलब हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी डाइजेशन हुआ है, जो भी यहाँ पर भोजन का पाचन हुआ है, जो कुछ भी पाचन हुआ है भोजन का, ठीक है, जो कुछ भी भोजन का पाचन हुआ है वो हमारे रक्त में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह रक्त में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो, जब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट में बदल गया तो वह हमारे अब रक्त में मिलना चाहिए। तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, जब वह रक्त में जाकर के मिलते हैं तो तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो बात बताई जाती है वह ये कि अगर आप एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? अगर आप सभी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? तो आंसर करना कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो भी हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ही अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों, वहाँ पे जो अवशोषण है वह कैसे हो रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जाकर के मिल रहा है। तो आप सभी ने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है विली। जिसका क्या नाम है यहाँ पर? विली। अगर आप विली के बारे में बात करते हैं तो विली का क्या मतलब है? तो जब आप छोटी आंत को देखते हो, ठीक है, जब आप अपनी छोटी आंत को देखते हो तो छोटी आंत में अंदर की तरफ, अंदर की सरफेस, अंदर की जो आकृति यहाँ पर होगी, वहां पर आप क्या देखेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी अंगुली नुमा आकृति कुछ यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ये छोटी आंत है, ठीक है, अब छोटी आंत में अगर आप देखें तो अंदर की तरफ आपको इस तरीके से अंगुली नुमा आकृति यहाँ पर दिखाई देती है और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? विली यहाँ पर कहते हैं। तो ये कैसी होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो अंगुली नुमा आकृति, अंगुली नुमा आकृति। अब जो अंगुली नुमा आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है वही क्या होती है? विली यहाँ पर कहलाई जाती है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि विली में ऐसा क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सब कुछ आपको बेटा पढ़ाया जाएगा। अभी ये क्या है, एक तरह से रोड में पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको, अभी एक एक चीज़ें और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो परेशान मत हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको अंगुली नुमा आकृति, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती है, जिसको हम सभी क्या कहते हैं, विली यहाँ पर कहते हैं। ये भी बात आपको समझ आ गई। अब जब आप विली को बड़े ध्यान से देखोगे तो विली के नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई देती हैं। तो जैसे ही फूड यहाँ से आ रहा है, न्यूट्रिशन यहाँ से जा रहा है, यानी प्रोटीन के रूप में, लिपिड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वैसे ही विली क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं और उसको कहाँ पर भेज देते हैं, रक्त में यहाँ पर भेज देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी हम अवशोषण के बारे में बात करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। अवशोषण का मतलब है कि जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट हैं, जो भी आपके पास पोषक तत्व हैं, वो सभी के सभी पोषक तत्व रक्त में पहुँच रहे हैं। किसकी मदद से पहुँच रहे हैं, विली की मदद से पहुँच रहे हैं। और विली क्या काम करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण दोनों का काम बहुत ही अच्छे से हमारी छोटी आंत यहाँ पर करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक समझ आई। एक बार देख लेती हूँ मैं, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बार आप एप्लीकेशन को एग्जिट करो और दोबारा से आओ, ठीक है, तो उससे आपको साउंड बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है वो है एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है, तो इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। आप जब छोटे होंगे तो आपने कई बार अपनी मम्मी को, मौसी को, बुआ को, या घर में नाना नानी, दादा दादी को, अपने से बड़े लोगों को बात करते ही सुना होगा, अरे इस लड़के को मैं इतना खिलाती हूँ, तरह तरह का खाना बना के खिलाती हूँ, खा भी लेता है, पर इसके शरीर में तो कुछ लगता ही नहीं है, ये तो एकदम पतला का पतला ही है। बताओ, ऐसा करके सुना होगा आपने, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जब भोजन कराया गया, भोजन आपने किया भी, आपने खाना खाया भी, लेकिन वो आपके शरीर में लग नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो न्यूट्रिशन था, जो पोषण था, वो रक्त में पहुंच रहा है, और लेकिन आपकी एक एक कोशिका तक नहीं पहुंच रहा, आप हिस्ट पुष्ट नहीं हो रहे हो, आप में हमेशा कमजोरी बनी रहती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी बेटा, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने फिट हो, आप कितने हेल्दी हो, आप कितने अच्छे से अपना काम यहाँ पर कर पा रहे हो, आपको कोई रोग नहीं है, आप हमेशा फुर्ती में रहते हो, आलस ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, आता भी है तो कभी कभी आ जाता है, वो तो सबको आता है जब बॉडी थक जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आलस नहीं आता, अच्छे से एक्टिव काम कर सकते हो। तो कोई यहाँ पे सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मोटा हूँ, कि मैं पतला हूँ, कि मैं पतली हूँ, कि मैं मोटी हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि फिट है या नहीं, और कोई रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब खाना खाते हैं, देखने में मोटे भी लगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले भी लगते हैं, और लेकिन उनका शरीर हमेशा कमजोर बना हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी भोजन वो कर रहे हैं, जो कुछ भी खाना वो खा रहे हैं, वो उनके शरीर को लग नहीं रहा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषण है, वो उनकी एक एक कोशिका तक नहीं पहुंच रही। कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है, वहां तक नहीं पहुंच रहा। कोशिका हिस्ट पुष्ट नहीं है, कोशिका हेल्दी नहीं है, मरने वाली है कोशिका बेचारी, तो बीमारी तो होगी, है ना। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि जो कुछ भी अवशोषण हुआ, जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट का, पोषण का, वो अब कहाँ पर पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचना चाहिए आपके शरीर के एक एक भाग में, यानी कि एक एक सेल में यहाँ पे पहुंचना चाहिए।
एक एक कोशिका में यहाँ पर पहुंचना चाहिए, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं, एसिमिलेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं तो सादा भोजन करता हूँ तो मेरी बॉडी हैवी हो गया है। प्यारेलाल, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज करो या प्राणायाम करो, ठीक है? और सादा भोजन सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये क्या था कि जो कुछ भी आपने भोजन किया उसका जो एसेंस है, उसका जो रस है, उसका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, वो कहाँ पर पहुँचे, एक एक कोशिका तक यहाँ पर पहुँचे, एक एक कोशिका में घुले, तभी तो आप एनर्जेटिक रहोगे, तभी तो आप में ऊर्जा बनी रहेगी, तभी तो आप कोई काम यहाँ पर कर पाओगे। और वही यहाँ पर क्या कहलाता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाता है। अब सबसे लास्ट जो हमारा है वो है इजेशन, जिसे डिफेसिकेशन या फिर मल त्याग के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब जो कुछ भी आपने खाना खाया वो सारा का सारा पच जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। और आपने जो कुछ खाया, क्या वो सभी भोजन पदार्थ की आपके शरीर को ज़रूरत थी क्या? नहीं, नहीं हो सकती है ना? हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा हो, या जो कुछ आपने खाया वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है? तो अब या फिर जब खाते हो तो बहुत सारा कचरा भी बनता है ना, वेस्ट मटेरियल भी बना जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो अब वो शरीर से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? तो एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से जो कुछ भी वेस्ट है, जो कुछ भी मल है, फीकल मटेरियल जो है, उसको अब शरीर से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? और उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मल त्याग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? कमेंट देख लूँ एक बार मैं। मेरी वाइफ ने मुझे वेजिटेरियन बना दिया है। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं भी मतलब वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करती। जिन्होंने बचपन से जो खाया है खा सकता है, मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ। पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ, ठीक है? चलो, हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो पहला हो गया यहाँ पर इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर हो गया एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, फिर है इजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग, ठीक है? तो इन बातों का आप लोग विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, और यह बढ़ते हुए क्रम में आपके एग्जाम में लगाने के लिए आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को यह याद होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम पाचन तंत्र यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यह 5 चरणों में सारी प्रक्रिया होती है। ये 5 जो स्टेप होते हैं, इन्हीं में ही सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में, पाचन में हमारी मदद करेंगे, और ऐसे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ऐसी कौन कौन सी यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं जो कि डाइजेशन में, यहाँ पर पाचन में यहाँ पर मदद करती हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, और वो है डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सभी हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र, ठीक है? अब इसमें कौन कौन से अंग यहाँ पर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। तो पहले नंबर पर जो भाग यहाँ पर आएगा वो है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, और इसे कहा जाता है गट भी कहा जाता है, और हिंदी में इसे हम कहेंगे आहार नली। चलिए
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो कुछ अंग हमारे ऐसे होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक, उनको दो तरीके से बांट के हम पढ़ते हैं। पहला होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली, जिसे गट भी कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरी तरफ आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियां, और इसको अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, सभी ने अपनी नोटबुक पे बना लिया यहाँ पर? मैम आपसे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आहार नली के बारे में बात करते हैं। तो आहार नली क्या है? तो सबसे पहले कैनाल, नली का क्या मतलब होता है? इस तरह से एक नली होनी चाहिए, एक तरह से पाइप, आपने देखा ना पाइप होते हैं, नॉर्मल पाइप। तो एक पाइप की तरह आपको यहाँ पर एक पाइप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये जो पाइप लाइन होगी यानी ये जो कैनाल होगा, ये जो नली होगी, इसमें बहुत सारे अंग, बहुत सारे ऑर्गन्स एक एक करके यहाँ पर लगे हुए होंगे, और आपके मुंह से शुरू होगा, और जहाँ से आप पोटी करते हो ना, मतलब फ्रेश होते हो, आपका जैसे क्या कहा जाएगा, गुदा कहते हो, है ना, एनस कहते हो, वहां तक ये पूरी लाइनिंग, मतलब पूरी की पूरी जो पाइप लाइन है, पूरी की पूरी जो नली है, कैनाल है, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल या गट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो नली होती है यह कितनी लंबी होती है। तो लिखिएगा, यह लगभग 9 मीटर के आसपास, यानी लगभग 33 फीट्स के आसपास यह होती है। ठीक है, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल यानी गट के बारे में बात करें, मुंह से लेकर के गुदा तक की बात करें, एनएस तक की बात यहाँ पर करें, तो यह कितनी लंबी होती है? 9 मीटर, 9 मीटर यह लंबी होती है, लगभग 33 फीट के आसपास यह लंबी होती है। अब कुछ बच्चे कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे कि मैम 9 मीटर तो इतने फीट बनता है, पर आपको एग्जाम में क्या करना है, 33 फीट पे ही टिक लगाना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 33 फीट। ठीक है, क्लियर है? तो मीटर में पूछता है तो 9 मीटर, फीट में अगर पूछता है तो 33 फीट आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, काफी लंबी होती है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे अंगों को लिखना हम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो अंग हमारा बनेगा वो है माउथ, या फिर इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी। हिंदी में हम इसे कहेंगे यहाँ पर मुंह, या फिर इसको हम कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, अब मुंह की अगर हम बात करें, मुंह हमारा है, सबको पता है मुंह है। ठीक है, पर ये माउथ कैविटी यानी मुख गुहा क्या होती है? क्या होती है मुख गुहा? तो बच्चों जहां पर भी कैविटी शब्द आता है, जहां पर भी गुहा शब्द आता है, उसका मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, आप अपने मुंह को आ करो, सभी बच्चे आ करो। ठीक है, आ करोगे ना, मुंह खाली है अंदर से, वहां पे जगह है, और उसी जगह में आपको आपके जबड़े दिखाई देंगे, आपको अपने दांत दिखाई देंगे, आपको अपनी जीभ दिखाई देगी। ठीक है, और यही क्या है, माउथ कैविटी। वेरी गुड। आपने वो वाला पेस्ट या फिर ब्रश का एड देखा होगा टीवी में, तो उसमें कहते हैं ना कि माउथ कैविटी, बकल कैविटी को एकदम साफ रखेगा, जर्म फ्री रखेगा। याद आया? तो वह वही चीज़ वो बोलते हैं कि मुंह के अंदर। ठीक है, तो उसे क्या कहा जा रहा है, मुख गुहा, माउथ कैविटीज को यहाँ पर कहा जा रहा है, जहाँ पे आपके दांत, आपकी जीभ, आपका जबड़ा, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ, ये सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका यहाँ पे माउथ यानी माउथ कैविटी। ठीक है मैम, मुंह की सरन नहीं होती, माउथ कैविटी का मतलब? बेटा अभी तो बताया मैंने, जस्ट अभी तुरंत बताया ना, आ कर दो, आपके मुंह के अंदर का जो खाली जगह है उसी को हम माउथ कैविटी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट बनता है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर बनता है यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस, और ईसोफेगस को हम सभी किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर हिंदी में इसे हम कहते हैं भोजन नली।
भोजन नलिका। भोजन नलिका। अब भोजन नलिका क्या होता है तो चित्र से बता देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो हो गया आपका मुंह, ठीक है, ये हो गया आपका मुंह, ये हो गया माउथ कैविटी, और ये हो गया आपका स्टमक यानी कि आपका अमाशय। एक लंबी सी पाइपलाइन दिख रही है, ये जो मुंह को आपके कहाँ पर जोड़ रही है, अमाशय में जोड़ रही है। तो ये वाली जो पाइप दिखाई दे रही है, पाइपलाइन दिखाई दे रही है, इसी को हम भोजन नलिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इसकी लंबाई के ऊपर भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, तो लिखिएगा कि यह 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे और अलग लक्षण हैं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी ये जनरली हम क्या देख रहे हैं कि जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कौन कौन से अंग यहाँ पर हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पर यही देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। आपके मुंह में जो कुछ भी भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो कुछ भी आप च्युइंग करते हैं, जो कुछ भी आप चबा के खा रहे हैं, उन सभी को स्टमक तक यानी आपके अमाशय तक भेजने का काम यह करती है। संकुचन प्रकुंचन की क्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भोजन है वह आपके मुंह से कहाँ पर पहुँचता है, आपके अमाशय यानी स्टमक तक यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। सब कुछ अभी पढ़ाया जाएगा, अभी धैर्य रखें आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे स्टमक। स्टमक जिसे हम कहते हैं अमाशय। अमाशय। अब कुछ बच्चे कहते हैं पेट। बेटा पेट की अगर हम बात करें तो पेट जो है उसके लिए सही शब्द होता है हमारा एब्डोमेन, ठीक है, जिसमें छाती के नीचे का पूरा हिस्सा हमारा पेट कहलाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर हम एक ऑर्गन के बारे में, एक अंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर, एक विशेष अंग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि अमाशय के बाद कौन से अंग को हम लोग पढ़ेंगे। अमाशय के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अगर आप छोटी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत हमारे पूरे पाचन तंत्र की सबसे लंबा अंग होता है, ठीक है। और आप सभी को यह पता होना चाहिए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अमाशय की अगर हम बात करें तो ये तो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है। छोटी आंत जो होती है वह लगभग आप मान के चलिए 6.5 से लेके 7.5 तक, लगभग 7 तक यह लंबी यहाँ पर होती है। तो मैं 7.5 लिख देती हूँ कि 6 से लगभग या 7.5 मीटर तक लंबी होती है। तो ध्यान रखना कि ईसोफेगस सेंटीमीटर में है, अमाशय की लंबाई भी सेंटीमीटर में है, लेकिन छोटी आंत की अगर हम बात करें तो 6 से 7.5 मीटर तक यह लंबी होती है, मीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैम कुछ लोग जो बिच्छू सांप खाते हैं उनमें ये सब डाइजेस्ट कैसे होता है बताएंगे कैसे होता है, बताएंगे, रुक जाओ, अभी पहले ये लिखवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि छोटी आंत से फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। लेकिन बड़ी आंत से पहले और से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीकम के बारे में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या होता है ये सीकम, अभी बताया जाएगा, रिलैक्स। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है बच्चों? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है बताइए, लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर के आसपास, 1.5 मीटर के आसपास, ठीक है। तो इन सभी अंगों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखा देती हूँ। सबसे पहले मुंह, फिर माउथ कैविटी यानी मुख गुहा, ईसोफेगस
ठीक है। फिर आता है आपका अमाशय, ये पिंक कलर का आपको अमाशय। अमाशय के बाद आ जाता है आपका स्टमक के बाद छोटी आंत, ये छोटी आंत जो बीच में दिखाई दे रही है, और फिर उसके बाद आ जाता है बड़ी आंत। पर छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलते हैं उसको हम सीकम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे और इसको, है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अगर हम सभी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो बच्चों ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो यह कुछ विशेष अंग हो सकते हैं, कुछ विशेष टिश्यू, ऊतक हो सकते हैं, कोशिकाएं हो सकती हैं, जो अलग अलग तरह का श्राव, अलग अलग तरह का रसायन धीरे धीरे छोड़ रही हैं, और उन्हीं को हम ग्लैंड्स यहाँ पर कहते हैं। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, विशेष तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जो हार्मोन्स निकालती हैं। अब जब हम पाचन के बारे में बात करते हैं तो पाचन में हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स हमारे ग्रोथ, विकास, इन सब से, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हार्मोन्स की हमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमें किसकी ज़रूरत है, एंजाइम्स की, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वह डाइजेशन करने की रेट को, पाचन करने की जो दर होती है उसको बढ़ा देते हैं, और उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, जो एंजाइम्स निकाल रही हैं। कुछ ग्रंथि ऐसे भी होती है जैसे कि पैंक्रियाज, जिसको पित्ताशय कहा जाता है, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती हैं। पर हमें यहाँ पर जो पूरा फोकस करना है वह क्या, कि एंजाइम्स निकालने वाली हमको चाहिए, क्योंकि वह डाइजेशन में यहाँ पर मदद करती है। अब लाखों की संख्या में ग्रंथियाँ हैं, लेकिन पाचन की अगर हम बात करें तो पाचन में भी लाखों की संख्या में है, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, और वही सबसे बड़ा मेन रोल यहाँ पर निभाती है। तो वह कौन कौन सी होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट में आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। नंबर फर्स्ट में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां। तो जब आप अपने मुंह के बारे में बात करते हो, बकल कैविटी के बारे में, मुख गुहा के बारे में बात करते हो, तो वहीं पे आपके मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और यह क्या निकालती हैं, लार, सलाइवा, जिसमें अलग अलग बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में यानी कि पाचन करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लीवर। दूसरे नंबर पर क्या आता है, लीवर, यानी कि यकृत। ठीक है, और आप सभी को यह बात पता होगी कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वह कौन सी है, लीवर ही है। तो जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे आंतरिक अंग है, वह कौन सा है, लीवर है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन है, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा, स्किन, त्वचा। ठीक है बच्चों, तो जो त्वचा होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक शरीर के अंदर, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीवर, यानी यकृत होता है। और यकृत की अगर हम बात करें तो यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि हमारे शरीर की है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे डिटेल में भी इसको, अभी बस नोट करते चलिए। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर हमारा पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज को हम सभी कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो पाचक ग्रंथियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाचक ग्रंथियां हम 3 प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और पहले नंबर पर अगर हम देखें तो
पहले नंबर पर आता है सलाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथियां कहते हैं, दूसरे नंबर पर आता है यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है पैंक्रियाज जिसे हम पित्ताशय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलो सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक एक करके हम इसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें बताइए फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप फटाफट से यहाँ पे, लार ग्रंथियां। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डालेंगे लार ग्रंथियां, पर उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन ग्रंथियां जो कि 3 प्रकार की हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, दूसरे नंबर पर यकृत कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और फिर सबसे लास्ट में है पैंक्रियाज जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो पीले कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जब कभी भी हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वह कहाँ पर पाई जाती है और कितनी जोड़ियों में यह पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जा रही है और कितनी जोड़ियों में पाई जा रही है। तो सबसे पहली बात की भाई, यह तो माउथ कैविटी, ये कहाँ पर पाई जा रही है, माउथ कैविटी यानी मुख गुहा, मुंह में, या फिर इसको आप कह सकते हो मुख गुहा में यह पाई जा रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है बेटा, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी लिखो, समझने पे पूरा फोकस करो। आपको सारा सब कुछ मैं नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो नोट्स में सारा सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो परेशान मत हो, सारा सब कुछ आप लोग को मिलेगा। समझने में अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस यहाँ पे करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी हमारा मुंह है, मुंह के अंदर आपको लार ग्रंथियाँ दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आता है कि कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं, कितनी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं, और आंसर आपको करना है 3 in pairs, 3 in pairs यानी 3 जोड़ियों में। कितनी? 3 जोड़ियों में यह पाई जाती है। फिर आपका एग्जाम में पूछता है कि 3 जोड़ियों में पाई जाती है, ठीक बात है, पर इनके नाम बताइए, इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो नाम यहाँ पर आता है वो है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथियां। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है सबमेंडिब्यूलर, और तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारे इस एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ का फोटो है तो ये मत समझना कि एक तरफ है, नहीं, दोनों तरफ यहाँ पर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सबमेंडिब्यूलर। बेटा मैंडिब्यूलर जो शब्द है वह निचले जबड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो निचला जबड़ा है वहां पर जो लार ग्रंथियां पाई जाएंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, सबमेंडिब्यूलर ग्रंथियां कहा जाता है। फिर लिंगुअल जो शब्द है वह आपके जीभ के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब सबलिंगुअल यह शब्द दिया गया, इसका मतलब आपके जीभ के नीचे की तरफ यह ग्रंथियां उपस्थित हैं और इसीलिए इनको सबलिंगुअल ग्रंथियां यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर करना पैरोटिड ग्रंथियां सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, बात समझ आ गया है? चलो
बुरा होता है पैरोटिड? बिल्कुल भी बुरा नहीं होता बेटा। किसने कह दिया कि पैरोटिड बुरा होता है? बहुत ज़रूरी है। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, तो यह हमारे मुख गुहा यानी मुंह के अंदर उपस्थित होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ियों में होती है, 3 in pairs। नेक्स्ट, टोटल कितने हो गए? 6, है ना? 6 हुई ना, 3 जोड़ियां मतलब 6, ठीक है। तो 3 जोड़ियों में यह पाई जाती हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर और सबसे लास्ट में सबलिंगुअल। नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों में सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? सबसे बड़ी इनमें से कौन सी ग्रंथि है? तब आपको आंसर करना है कि पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी सबसे बड़ी यह ग्रंथि इन तीनों में होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो कमेंट देख लूँ मैं यहाँ पर। मैम एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन साथ में आपको यह क्लास इसलिए करना ज़रूरी होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि यह जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यह इतनी फेमस क्यों है? तो आंसर करना कि यह निकालती हैं सलाइवा। ये क्या निकालती हैं? सलाइवा। और सलाइवा को हम सभी किस नाम से जानते हैं? लार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किस नाम से? लार के नाम से हम इसको यहाँ पर जानते हैं। तो जो लार होता है, सलाइवा होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम थूक होता है क्या? नहीं, थूक की अगर हम बात करें तो थूक ऐसा जो लार अब खराब है, हमें मुंह से बाहर की तरफ निकालना है, उसको थूक कह रहे हैं। लेकिन लार की अगर हम बात करते हैं तो लार आपके मुंह में अभी है, अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सलाइवा की अगर आप बात करो, लार की अगर हम बात करो तो लार की अगर हम बात करें तो बहुत सारा जल, पानी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कि अलग अलग तरह के एंजाइम्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको फोकस करना है कि आपका जो सलाइवा होता है, इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं यह भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अभी अगर आप लोग क्लास अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी कहा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वह बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी जैव उत्प्रेरक की तरह वह काम यहाँ पर करते हैं। यानी जो कुछ भी डाइजेशन हो रहा है, जो कुछ भी पाचन हो रहा है, उसकी क्रिया यानी उसके काम करने की दर जो है, रेट है, उसको बढ़ाने का काम यह करता है। तो जो कुछ भी पाचन हो रहा है तो उस पाचन को कि में तेजी आए, इस बात के लिए पूरा ध्यान कौन रखता है? एंजाइम्स यहाँ पर रखता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि कितने प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे होंगे, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर कार्य करते हुए आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे जो एंजाइम आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जो सबसे बेस्ट जो एंजाइम्स आपको यहाँ पर दिखाई देता है, वह कौन सा होता है? तो लिखो सलाइवरी एमाइलेज, इसका यहाँ पर नाम है, जो सबसे ज़्यादा मेन अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। और आपको मैं बता दूं कि सलाइवरी एमाइलेज को ही हम सभी टाइलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइलिन के नाम से हम सभी इसको यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो जो भी सलाइवरी एमाइलेज है वो एक तरह का
सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यह पाया जाता है और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइलिन के नाम से जानते हैं। और यह आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। कई बार ऐसा भी पूछता है कि निम्नलिखित में से सलाइवरी एमाइलेज कौन सा है, तो टाइलिन के ऊपर ही आपको यहाँ पर टिक लगाना होता है। दूसरे नंबर पर आता है कि अगर हम टाइलिन के बारे में बात करें तो टाइलिन का काम क्या होता है। यह अगर हमारे मुंह में उपस्थित है, लार में उपस्थित है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य यहाँ पर क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आपने भोजन किया, भोजन में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, जिसको आप मंड कहते हो, है ना। जो कुछ भी आपने खाना खाया उसमें स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या है? आप सभी को पता है कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही भोजन को आप सभी अपने मुंह में रखते हैं वैसे ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही आपने खाना खाया, आपके मुंह में स्टार्च आया, वैसे ही सलाइवरी एमाइलेज यानी कि जो टाइलिन है वह भोजन को यहाँ पर पचाना शुरू कर देगा। तो जो कुछ भी यहाँ पर स्टार्च होता है वह किस रूप में बदल जाता है? तो आंसर करना कि माल्टोज के रूप में बदल जाता है। किस रूप में? माल्टोज के रूप में यहाँ पर बदल जाता है। अब बात आती है कि ये माल्टोज क्या होता है, तो लिखिएगा यह एक प्रकार का सिंपलर कार्बोहाइड्रेट होता है और हिंदी में इसको आप क्या कह सकते हो? सरलतम कार्बोहाइड्रेट यह होता है। और कैसा लगता है? मीठा मीठा सा यह लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से पूर्ण पाचन हो गया यहाँ पे भोजन का, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, जो जटिल यहाँ पर भाग था, वह कैसा हो गया? सिंपलर में बदल गया, सरलतम में वह यहाँ पर बदल गया, ठीक है। चलो कमेंट देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, थूक और सलाइवा सेम। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सलाइवा और लार सेम है। बेटा हिंदी और इंग्लिश का अंतर है, इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में हम लार कहते हैं। ओके, चलो बात समझ आ गई? एक सेकेंड, चैट एक बार और देख लूँ मैं आप लोगों का, ठीक है। माल्टोज में यह बदल जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। अब एक शब्द के बारे में और मैं कहूंगी जो कि मैंने बहुत सारी पुस्तकों में देखा है। एक शब्द आता है शुगर और हिंदी में इसको कहते हैं शर्करा। एक शब्द मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग कंफ्यूज ना रहो। बेटा शुगर की अगर हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीनी के बारे में बात हो रही है। हाँ हो सकती है, ठीक है, मिठास के लिए शुगर शब्द यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम बायो केमिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपका यह जो कंफ्यूजन था वो अब तो नहीं रहेगा। शुगर शर्करा जहाँ पर भी लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात समझ आ गई है? एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारी पुस्तकों में सलाइवरी एमाइलेज की जगह अल्फा एमाइलेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये अलग अलग नाम बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नामों से पूछ ले, है ना। और आपने पूरी तैयारी की है, अच्छे से पढ़ के भी गए हो, पर नाम जहाँ पे पूछे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चाहे वहाँ पे अल्फा एमाइलेज लिखा हो, सलाइवरी एमाइलेज लिखा हो, टाइलिन लिखा हुआ हो, एक ही एंजाइम के बारे में बात हो रही है। और ये जो एंजाइम होता है वह क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित यहाँ पर करता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि भोजन को यहाँ पर पचाने का काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके आगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग सलाइवा को देखते हैं
तो उसके बारे में एक बात और कही जाती है, जैसे घर पे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको चोट लग गई, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, उसमें थूक लगा देती है, लार लगा देती है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई छोटा कुत्ते का बच्चा है, उसको चोट लग गई है, ठीक, या फिर पानी से वो नहा नहीं पा रहा, तो उसकी जो मम्मी होगी, है ना, छोटे पपी की जो मम्मी होती है, वो उसको लीकिंग यानी चाटना शुरू कर देती है। गाय की अगर हम बात करें तो गाय अपने बछड़े को चाटती रहती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे यह लॉजिक है बेटा कि जो भी हमारा लार होता है, लार में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको हम लाइजोजाइम के नाम से जानते हैं। और यह जो लाइजोजाइम होता है ये हमारी आंखों में, लार में, दूध में, बलगम में, सब जगह यह पाया जाता है। अब आंसू, अब जैसे मान लो आप जा रहे हो बहुत तेजी से, एक तिनका आपकी आंख में घुस गया, या फिर एक डस्ट पार्टिकल मतलब एक धूल का कण आपके आंख में घुस गया, कोई कीड़ा आपके आंख में घुस गया, तो आप क्या देखते हो कि आंसू आने लगते हैं। और जब ये आंसू आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? आंखों की सफाई कर रहे हैं। आंखों की सफाई करने का मतलब है कि आपकी आंखों में कहीं आके कोई बैक्टीरिया तो नहीं बैठ गई, उसको धोने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। तो आपके आंसुओं में लाइजोजाइम होता है। अगर आपको चोट लग गई है तो उसमें लार लगा दिया जाता था बचपन में, याद आया? या फिर बछड़े के ऊपर या छोटे पपी के ऊपर उनकी मम्मी लोग ऐसा लार इस तरीके से जीभ क्यों फेर रही हैं, क्यों उनको चाट रही हैं? इस वजह से कि उनके सलाइवा में, उनके लार में लाइजोजाइम नाम का एंजाइम है, जिसके अंदर लाइजोजाइम है जो क्या कर रहा है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, जीवाणुओं को मारने का यहाँ पर उसके अंदर गुण होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लाइजोजाइम होता है वो पाचन नहीं करेगा, लेकिन आपके हाथ के माध्यम से, आपका मुंह बहुत देर तक बंद है तो जीवाणु उत्पन्न हो गया, बैक्टीरिया आ गई आपके मुंह में, जो खाना खा रहे हो उसमें चम्मच प्लेट के माध्यम से कुछ आ गया तो उसको भी तो खत्म करना रहेगा। तो उसको खत्म करने का काम यहाँ पर कौन करता है? लाइजोजाइम यहाँ पर करता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है कि आंसू, लार, मानव दूध और बलगम में लाइजोजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट कर देता है। यानी कि जो भी यहाँ पे जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको यहाँ पे नष्ट कर देता है और यह हल्के एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जीवाणुओं को मारने वाला। एंटीसेप्टिक जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम है ना, तो कोई चोट लग गई, कुछ बर्न हो गया तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाई जाती है, वैसे ही यह काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो एक बार कमेंट देख लूं मैं आप लोगों का। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, वे अपने बच्चों को ड्राई क्लीन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप सभी बात करते हो अल्फा एमाइलेज यानी टाइलिन के बारे में, उसके अलावा लिंगुअल लाइपेज और कैलिकरिन नाम के भी एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, पर वो आपके सिलेबस में उतना है नहीं, बस मैं आपको बता दिया कि और भी दूसरे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एंजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है? चलो क्लियर है? ओके, इसकी पीडीएफ बेटा रात तक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अब लीवर के बारे में। अगर आप सभी लीवर के बारे में बात करते हो, यकृत के बारे में बात करते हो, तो सबसे पहले तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वह कौन सा है? लीवर ही है। सबसे बड़ा अंग हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, लेकिन जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है आपके शरीर के अंदर, जो सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? लीवर है।
साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, काफ़ी बड़ी ग्रंथि यह होती है, ठीक है। और साथ में यह लाल भूरे रंग की होती है, जो एब्डोमिनल रीजन यानी कि जो आपका उदर गुहा है उसके ऊपर यह पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। मैम क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, थैंक यू मोना। मैम क्वेश्चन कैसे पूछता है, बेटा बता रही हूँ मैं, बीच बीच में जैसे जैसे बताती जाऊंगी ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसा आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि यह है, और यह कहाँ पर पाई जाती है, हमारे पेट वाले हिस्से में यानी उदर गुहा में, एब्डोमिनल रीजन में यह पाई जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आएगा, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वह रिटन बुक की फॉर्म में आपको शाम तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, और इसके आगे का कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसके आगे का कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, और साथ में ही टीथ पढ़ाऊंगी, दांत पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक कल मैं आप लोगों के कवर यहाँ पर करूँगी। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा जल्दी मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ, ठीक है। लीवर कैसे डोनेट करते हैं, लीवर को निकाल के डोनेट करते हैं बेटा, और कैसे करेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके आगे का कल मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लेना। लीवर और पैंक्रियास कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, और उसके बाद कल मैं टीथ भी आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगी। तो कल बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर आप लोग आना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।